गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या? गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। ठीक, इसके पहले हम लोग प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे, समतल दर्पण क्या होता है उसको पढ़ लिए थे, समतल दर्पण के बारे में सभी चीज़ें जान लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है गोली दर्पण, और गोली दर्पण पर पृष्ठों का परावर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण पर पृष्ठों का परावर्तन पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले नंबर हम लोग जो जानते हैं, हेडिंग डाली हुई है हम लोग की, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? ठीक है ना। गोली दर्पण में हम बताए थे कि जो गोली दर्पण होता है वो कांच का एक खोखला गोला भाग होता है। क्या होता है? मान लीजिए कांच का कोई गोला है, ठीक है ना। कांच का क्या है? पूरा खोखला गोला है जिसमें इस पार से उस पार दिख रहा है। ठीक, कांच का जैसे बॉल नहीं होती है, गेंद नहीं होती है, तो गेंद को ही मान लीजिए कि पूरा कांच की है। कांच की गेंद है तो उठाकर उसको बॉल को ऐसे अगर देखोगे इस पार से उस पार क्या होगा? दिखेगा। अब देखिए, गोली जो दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अब देखो, इसको क्या कर दीजिए, इस गोले को काट देंगे, इस कांच को क्या कर देंगे हम? काट देंगे। क्या कर देंगे? जब काट दिए तो कुछ इस तरीके से संरचना बन गई। एक ऐसी संरचना बन गई और एक हमारी ऐसी बन गई, ठीक है ना। अगर इन दोनों को ले जाकर इसी में सटा देंगे तो फिर से ऐसे बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जब गोला खींचा गया होगा इसका बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। बीच में केंद्र होगा ना, इस केंद्र को याद रखिएगा। ठीक, बीच में केंद्र हो जाती है, वाली त्रिज्या हो जाएगी, सभी चीज़। देखिए, गोली दर्पण क्या हमने बताया कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये कैसा बन गया? ये गोली दर्पण हो गया। अगर हम लोग इसमें उभरे हुए भाग पर कलई कर दिए या लाल ऑक्साइड लगा दिए, रेड ऑक्साइड उभरे हुए भाग पर लगा दिए, जब उभरे हुए भाग पर लगाएंगे तो इधर दिखेगा, यानी ये वाला हो जाएगा क्या? परावर्तक पृष्ठ। कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? इस पे तो कलाई की गई है, इधर तो दिखेगा नहीं, दिखेगा इधर फेस। चेहरा जब भी देखेंगे तो इस साइड दिखेगा। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, हम लोग दबे हुए भाग पर काला कर दें। किस पे? जो इधर दबा हुआ है उधर काला कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो जो उभरा हुआ भाग है वो वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिधर फेस दिखेगा, ठीक ना। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो अब इस यहां से बनता है कि दो चीज। कौन सा चीज? एक आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एवं कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अगर आप लोग सोचेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण की सर हमें डिफिनेशन लिखना है, तो इतना लिखिएगा कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरे पृष्ठ पर कलई की गई होती है। देखिए, ये गोली दर्पण था, ठीक। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, गोली दर्पण इस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है ना, और जिसके एक तरफ क्या कर दिया हम लोग? परावर्तक पृष्ठ होगा, एक तरफ क्या होगा? कलई कर दिया। यही गोली दर्पण में लिखे कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ कलई की गई होती है, दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। अब आ जाते हैं जो गोली दर्पण होता है, मेनतः वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन इसमें अवतल एवं उत्तल में बांट दिया है, कॉनकेव एवं कॉन्वेक्स में बांट दिया है। यानी अगर हम लोग करें अवतल में तो ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक हो, परावर्तक पृष्ठ हो। देखिए, ये दबा हुआ भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ हो एवं उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। ऐसे मान लीजिए, ऐसे है दर्पण, ठीक ना, ऐसे मेरे हाथ, तो इस तरफ क्या हमारा फेस दिखेगा, इस तरफ काला कर दिए तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल बनाना है तो इस साइड काला कर दीजिए। किस साइड? इस साइड काला कर दीजिए, इस साइड दिखने लगेगा। तो इस साइड ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इधर फेस देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे तो इधर साइड दिखेगा, तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी अवतल, सॉरी लेंस हम बोल दिए, और दर्पण होगा। देखिए, अवतल दर्पण क्या होगा कि दबे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ होगा, उभरे हुए भाग पर कलई कर दी गई। कलई का मतलब होता है कि रेड ऑक्साइड लगा दिया जाएगा, जिधर इधर फेस दिखने लगेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल में क्या होगा कि उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो एवं दबे हुए भाग पर क्या हो? कलई की गई हो, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इतना चीज तो समझ लिए कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण होता क्या है, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण समझ लिए। अब आ जाते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या भैया देखते हैं कि गोली दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं देखते हैं, ठीक। जब ये मेरे पास दर्पण है तो दर्पण की जो सबसे पहले नंबर तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कोई गोली दर्पण है। अगर हम लोग इस साइड यानी उभरे हुए भाग पर काला किए तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर इधर काला किए तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा में पहले नंबर देखते हैं, चाहे जो भी ले लेंगे हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग ये देखिए, अब देखिए, अगर इसको पूरा हम लोग गोला करना चाहें तो इसका केंद्र यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, जैसे ये है, ये वाला है ना, तो यही उठा के यहाँ पे लाए तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा ना। इस केंद्र को, सेंटर को सी से व्यक्त करते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। अब देखते चलिए, पहला जो हेडिंग है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच जो भी होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा। क्या होगा? दर्पण का ध्रुव। ये मेरा परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ के मध्य का बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु जो होता है वही क्या कहलाता है?
दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव समझ में आएगा। दर्पण के ध्रुव को पी से लिखते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोल देते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब आ जाते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या है, जो हम बता रहे थे। देखिए ये जो गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए का भाग होता है उसका केंद्र, इसका गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। मेरी बात समझिए, ये जो हमें ये यहां से लाए हैं ना, तो ये वाला जो केंद्र होगा यही इसका वक्रता केंद्र बन जाएगा। बस इतनी बात समझिएगा। देखिए जो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ में आई बात। मेरा मतलब है ये देखिए ये गोला है ना पूरा, यही कांच का खोखला गोला था, इसको हम लोग आधा आधा पर से काट दिए। इसकी जो केंद्र होगा यही इसका वक्रता केंद्र कर देगा। और वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया, सी से। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, यानी ये वाली बीच की दूरी, ये वाली दूरी क्या, दर्पण क्या कहते हैं कि दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस, देखिए वक्रता त्रिज्या एवं मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा को, यानी ये जो रेखा बोली है, ये वक्रता त्रिज्या एवं मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी देखिए ये जो बीच की दूरी है, ये वाली इस बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, इस बीच की दूरी को बोलेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। इस वाली बीच की दूरी को क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट यानी वक्रता केंद्र एवं दर्पण के पोल यानी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तुम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बोल देते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिए यहां से काटे हैं ना, तो ये इसका क्या होगा, पूरा डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा ना, तो ये भी डायमीटर होगा ना, ये भी व्यास। यानी जो ये दर्पण है, ये जो गोली दर्पण है, इसका जो व्यास होगा वही, यानी मुंह उसका जो मुंह जो होता है ना, इसका फैला हुआ जो भाग होता है, इतना ही फैला हुआ ना, वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। कहते हैं ये द्वार है, मेरा घर है, तो ये समझिए कि इतना द्वार है इसका। इसको चाहे M1 M2 से भी लिख देते हैं, चाहे जिससे लिख लीजिए। यानी जो गोली दर्पण का व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। समझ में आना इतना चीज। यानी गोली दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए अब देखिए अगर हम लोग कोई भी ये ले लें, ये अवतल दर्पण लिए, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई अवतल दर्पण लिए। अब ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। यहाँ इसकी वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अगर कोई लाइट यहाँ से जलाई जाए और इसके पैरेलली है, इसके समांतर ही है, तो प्रकाश की दर्पण से टकरा कर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मान लीजिए इस बिंदु से होकर जाएगी ना, तो यही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। देखिए क्या है मुख्य फोकस, फिर से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी मिरर है, कोई भी प्रकाश किरण अगर यहाँ से डाली जा रही है, ठीक, तो यहाँ से टकराएगी। जब डाली जा रही है तो इसके पैरेलल होने चाहिए, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर होने चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, वही क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। अब एक है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ। देखिए यहां से यहाँ के बीच की दूरी, यानी जो मुख्य फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, मुख्य, ये मेरा मुख्य फोकस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य फोकस लिखा है ना, और यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे फोकस दूरी लिखा है और यहाँ पे मुख्य फोकस लिखा है। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस ये होता है कि दर्पण के ध्रुव, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी इसी बिंदु से होकर जा रही है ना, क्या कहते हैं कि मुख्य अक्ष के इसी बिंदु से होकर जा रही है, तो इसी के क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोल देंगे। लेकिन फोकस दूरी क्या होता है, दूरी या देखिए ये मेरा मुख्य फोकस है एवं दर्पण का ध्रुव है। मुख्य फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फोकस दूरी क्यों एफ से लिखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। कैसी, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक एवं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, वो धनात्मक होता है। ये इतनी परिभाषा। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने का निरूपण है, किसका, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनने का निरूपण। देखिए जो तीनों नियम है बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों नियम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां,
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेंगे। देखिए प्रथम जो नियम है इसमें क्या है कि कोई भी अगर मिरर रहेगा, ठीक है ना, ये मान लीजिए मेरा अवतल क्या कहते हैं कि दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए पहले सुनिए क्या बोला है कि ये कोई प्रकाश किरण ए बी हो गया, ठीक है ना, और ये सी हो गया, यानी ए बी आती हुई और ये जहां से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष हो गया ना, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। याद रखिए जब भी प्रतीत वाला आएगा तो ये सब उत्तल में आएगा, किसमें आएगा, उत्तल में आएगा, ठीक है ना। यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए फिर से एक बार समझिए क्या मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत किसमें हो जाएगा, उत्तल में हो जाएगा। पहला नियम समझा ना, यानी ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी जब पैरेलली रहेगी तो। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण को वक्रता त्रिज्या से ढाला जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, पूरा वापस अपने मार्ग पे क्या होती है, लौट जाती है। देखिए अगर कोई भी ये वक्रता केंद्र हो गया ना, ठीक, हमने वक्रता केंद्र भी बताया था, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो उसी मार्ग पर लौट के वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी या उसी मार्ग से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। जो तीसरा नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से होकर आएगी, कहां से, मुख्य फोकस से होकर आएगी, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी देखिए जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे क्या कि ये पढ़ रहे थे कि मुख्य अक्ष के जब समांतर डाल रहे थे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही थी। इस बार जब मुख्य फोकस से होकर डाल रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात किससे कैसे हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक, या मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।